मेरे YouTube चैनल रियाज बलोच ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं YouTube और मैं हूं रियाज बलोच। आज का व्लॉग खुसूसी तौर पर हम कच्चा के हवाले से कर रहे हैं। ये एक दो रोज से जो बातें उड़ रही हैं, दो SHOs को भी वहां से तब्दील किया गया है और उसके बाद अब DPO रहीम यार खान की तब्दीली की भी बातें हो रही हैं और एक दूसरे पर इल्जामात की जो है वो बुछाड़ है। ये कहा जा रहा है कि कच्चा की सरपरस्ती, कच्चा के डाकुओं की सरपरस्ती कौन कर रहा है। एक MPA साहब हैं, वो कहते हैं पुलिस सरपरस्ती कर रही है और पुलिस उस MPA पर जो है वो इल्जाम आयद कर रही है कि ये उनके सरपरस्त हैं, खास डाकू मरे हैं और उसके बाद जो है इस MPA साहब को तकलीफ हो रही है। इस पर हम बात करें। इससे पहले मेरे पास इससे भी एक ज्यादा हैरान कुन, दिलचस्प और इंतहाई खौफनाक खबर है, वो मैं आपके गोशगवार करना चाहता हूं कि पाकिस्तान आखिरकार इतने सालों के बावजूद तरक्की क्यों नहीं कर रहा। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ और वो देखें कहां से कहां पहुंच गया। उसके बाद आप देखें बांग्लादेश हमसे ही अलहदा हुआ और उसके पैसे की वैल्यू कहां पे पहुंच गई और हम दिन ब दिन जो है कर्जों में डूबते जा रहे हैं और हमारे मुल्क का हर शहरी, छोटा बच्चा बड़ा, मुझ समेत 3 लाख रुपए फी कस का मकरूज है बाहर का, उस पर कर्जे हैं जो हमारे अशराफिया ने, हमारे सियासतदानों ने, हमारे पार्लियामेंटेरियन ने जो कर्ज लिए हैं, हमारी हुकूमतों ने जो कर्ज लिए हैं, उनके हवाले से मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद जब ये खबर मुझे मिली तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार हमारे पाकिस्तान में, गरीब मुल्क में क्या हो रहा है हमारे साथ। इतना गरीब मुल्क जो हर साल जो है IMF के सामने कोई भी वजीर आजम हो वो कशकोल लेकर चला जाता है और मुख्तलिफ मुल्कों से हम इमदादें मांगते हैं, इमदादें ना मिले तो कर्ज मांगते हैं, भारी सूद अदा करते हैं। हमारी सड़कें जो है वो टैक्सों पे लगी हुई हैं, हमारी हर जगह पे हर छोटी से छोटी चीज हम खरीदें तो उसका भी हम टैक्स अदा कर रहे हैं। फिर भी खरबों रुपया टैक्स वसूल करने के बावजूद मुल्क क्यों नहीं चल रहा, गरीब को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा, उसको बुनियादी जरूरियात क्यों नहीं मिल रही। ये इसकी कहानी जो है आज मुझ तक पहुंची है तो मैं ये आपको शेयर कर रहा हूं। बात कुछ यूं है कि बताया ये जा रहा है, जो हम तक खबर पहुंची है वो ये है कि 4500 अरब रुपए की हर साल हुकूमत जो है वो सब्सिडी दे रही है। 4500 अरब, 4,500 अरब की सब्सिडी हुकूमत, हर हुकूमत जो है हर साल दे रही है। गरीबों को नहीं, अवाम को नहीं। ये सब्सिडी किसको जा रही है सुन लें। ये मीडिया को जा रही है, जजेस को जा रही है और पार्लियामेंटेरियन को जा रही है, सरमायादार को जा रही है, ताजर को जा रही है, जागीरदार को जा रही है और ब्यूरोक्रेट्स को जा रही है। ये सालाना, ये मैं नहीं कह रहा। हफीज शेख साहब से जब जुगनू मोहसन ने सवाल किया था कि पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे क्यों जा रहा है, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। ये वहां से आदादोशुमार हमें हाथ लगे हैं, एक पुरानी स्टोरी है। उन्होंने कहा बीबी जब 4500 अरब यहां का अशराफिया खा जाएगा सालाना, तो आप बताएं कि मुल्क कैसे तरक्की करेगा। और मैं हैरान हूं कि ये है क्या। ये ज्यादा से ज्यादा गरीबों को साल में 200 अरब रुपए की, कोई गवर्नमेंट हो, ये नून लीग की है, पिछली PTI की थी, उससे पहले पीपल पार्टी की थी, कोई भी हो, 200 अरब रुपए की जब ये सब्सिडी देते हैं तो बड़ा एहसान करते हैं, अपने फोटो छपाते हैं। आटा दे रहे हैं तो आटे के थैलों पे अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं, दालें दे रहे हैं, घी दे रहे हैं, डब्बों पे तस्वीरें आ रही हैं और जनाब इलाके के उनके चेयरमैन तक, MP MNAs तक, पार्लियामेंटेरियन तक, सब के सब जो है वो अपने हाथों से, 4 हाथों से, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, मशीनरी सारी जो बांट रही है और फोटो बन रहे हैं, क्रिच क्रिच ठा ठा। और मीडिया चूंकि इसका हिस्सा है, मीडिया को जो है वो घास पड़ रही है और उनका भी सारा सिलसिला चल रहा है। और 200 अरब से जायद ये सब्सिडी गरीबों को नहीं देते, मगर ये 4500 अरब जो है वो इन अशराफिया को जो है हर साल दे रहे हैं सब्सिडी की सूरत में। किस सूरत में? अब मैं आपको बताता हूं कि IMF, जो हर दफा आप सुनते होंगे कि IMF जो है वो कर्ज नहीं दे रहा, IMF से कर्ज लेना है, मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। कितना देता है IMF? इस बार 2100 अरब आपको मिला है जी कर्ज, 2100 अरब।
اور ہم دے کتنا رہے ہیں؟ 4500 ارب 2100 ارب ہم آئی ایم ایف سے خرید کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، ادھار اٹھا رہے ہیں، سود پہ اٹھا رہے ہیں، اپنے ادارے رکھ رہے ہیں، اپنی ضمانت کے طور پہ کئی چیزیں ہم اپنے ملک کی رکھ رہے ہیں، اور ہم ان 2100 ارب کو لے کر اس میں اور پیسے ملا کے عوام کے ٹیکس کے 4500 ارب ہم اشرافیہ کو دے رہے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ یہ اشرافیہ میں بانٹا کیسے جاتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں۔ صرف ایک بات کر لوں پھر اس کے بعد بتاتا ہوں آپ کو۔ آٹا، چینی، دال، گھی، یہ 4 ایسی چیزیں ہیں بنیادی جو غریب عوام کے کام کی ہیں۔ ان پر صرف 1000 ارب کی سبسڈی دی جائے تو یقین جانے ملک سے 70% غربت کا خاتمہ ممکن ہے، یقینی ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ دے دے، جو اپنے آپ کو بڑا ایماندار کہتے ہیں چلو وہی دے دیں، ان کا بھی دور گزر گیا ہے، اب پھر دوبارہ بھی کبھی دور آ جائے گا، ان کو ووٹ پڑیں گے، دیکھ لیں گے کہ ہم کتنی یہ سبسڈی عوام کو دیتے ہیں۔ اور یہ ہے کیا میں آپ کو بتاؤں، ان کو کیا دی جاتی ہے؟ ہمارے ملک میں ان کو مفت کی بجلی ہے، ان کے بل جو ہے گورنمنٹ بھر رہی ہے، مفت کا پیٹرول ہے، مفت کی گاڑیاں ہیں، مفت کے گھر ہیں، ٹی اے ڈی اے ہیں، الاؤنسز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، سفری اخراجات ہیں، باہر کے ٹور ہیں، یہ ساری چیزیں ملا کر 4500 ارب۔ اور اس کے بعد جو کسانوں کے لیے سبسڈی کا اعلان کیا جاتا ہے وہ جاگیردار لے جاتا ہے، جو صنعتوں کے لیے کیا جاتا ہے وہ غریب تک پہنچے نا، کیونکہ صنعت کار جب حکومت سے سبسڈی لے رہا ہے تو وہ پھر چیز بھی سستی کرے، نہیں، چیز سستی نہیں کرنی، اس نے اپنی سبسڈی لی اور پرے ہو گیا۔ جہانگیر ترین صاحب کو دیکھ لیں، دنوں میں انہوں نے ایک یہاں پر منصوبہ لگایا تھا کہ ہم نے اپنے دودھ کا گائے رکھی یہاں پر صدق آباد کے علاقے میں جمال الدین والی کے ساتھ، اور ان کا یہ منصوبہ تھا ابھی ضلع رحیم یار خان سے ہم نے یہ شروع کرنا ہے دودھ کا سلسلہ، دودھ اور دہی کا، اور اس کے بعد اسے پورے ملک میں جو ہے وہ ہم نے پھیلانا ہے۔ اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے اپنی پیداوار ہی کم کر دی ہے، یہ ملک والا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ کیوں؟ محنت میں اتنی زیادہ نہیں ملتا نا، ادھر جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے جب سبسڈیاں لیتے ہیں، شوگر ملوں میں لیتے ہیں، کاشتکاری میں لیتے ہیں، ان میں لیتے ہیں، ان میں زیادہ ملتا ہے، سیاست میں زیادہ آتا ہے، اربوں کے حساب سے جو ہے وہ تجوریاں بھری جاتی ہیں۔ تو یہاں پر تو 2-4 روپے اکٹھے کرنے ہیں، تو 2-4 روپے سے کیا ہوگا؟ اس لیے وہ جو عوام کے لیے جا رہی تھی کوئی اچھی چیز، اسے وہ تقریباً ختم یا اسے محدود کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنا دیا۔ یہ میرے پاس نیوز تھی۔ اب ہم چلتے ہیں کچا کی جانب۔ کچا ہے کیا؟ کچا ایک ایریا ہے، دریائی ایریا ہے، اس کو پہلے میں بتا چکا ہوں، ضلع رحیم یار خان، ضلع راجن پور، کشمور ہو گیا، گوٹکی ہو گیا، اس کے علاوہ بلوچستان کے کچھ علاقے ہو گئے، یہ ان علاقوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا سمجھیں جزیرہ نما، 100 کلومیٹر کا کہہ لیں، 200 کلومیٹر کا کہہ لیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس سورسز کتنے ہیں؟ ہماری پاک آرمی ماشاءاللہ دیکھیں، ہماری ایجنسیاں، ہماری انٹیلیجنس، ہماری پولیس، پنجاب کی پولیس، دلیر پولیس، سندھ کی دلیر پولیس، رینجر، یہ سب اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ پچھلے دنوں ایم پی اے ممتاز علی چاند صاحب، جن کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے ہے، وہ پچھلے کئی دنوں سے وہ اسمبلی کے فلور پر تقریریں کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آخر کار وہ انہوں نے آ کے یہ کہا کہ مجھے ڈاکوؤں سے بھی خطرہ ہے اور مجھے پولیس سے بھی خطرہ ہے، اور 2 SHOs کا نام انہوں نے لیا، سیف اللہ ملی اور نوید نواز واہلا، ان کے حوالے سے۔ اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کا آپ کو پتہ ہے کہ نوید نواز واہلا واپس کیوں آیا، سیف ملی واپس کیوں آیا، اور اس کے علاوہ ڈی پی او رحیم یار خان رضوان عمر گوندل کی دوبارہ تعیناتی یہاں پر کیوں کی؟ آپ کے سامنے تھا، کچا کے علاقہ میں شہادتیں ہوئی تھی بڑے پیمانے پر، ڈاکو نے حملہ کیا تھا، ہماری فورس کے جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، وفاقی وزیر داخلہ تشریف لائے، مریم نواز صاحبہ تشریف لائی، اعلیٰ سطحی یہیں پر میٹنگ ہوئی رحیم یار خان میں، اور فیصلہ ہوا، آئی جی پنجاب بھی موجود تھے، کہ پچھلی جو ٹیم تھی وہ بہتر تھی، انہوں نے حالات بہتر کر دیے تھے۔ ظاہری بات ہے جو اوپر والے فیصلے ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ جو معاملات ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک عقل ہے، سوجھ بوجھ ہے، اور وہ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، وہ فیصلے ہوئے۔ اس کے بعد چاہیے یہ تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی کے اس ایم پی اے کو ذرا تھوڑا سا سمجھا لیا جاتا، بجھا لیا جاتا، بٹھا دیا جاتا، ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔
ऐसा नहीं किया गया, इसलिए ये मामला बढ़ता गया। असेंबली में आवाज उठी, स्पीकर आए, स्पीकर पंजाब असेंबली ने कमेटी बना ली अपनी सरबराही में। उसके बाद आरपीओ बहावलपुर ने आज से 3 दिन पहले उन 2 एसएचओज को क्लोज कर दिया, वहां से हटा दिया, उनके ओहदों से हटा दिया, क्योंकि पुलिस के अंदर भी थोड़ी सी ग्रुपिंग मौजूद है, जिसके शवाहिद भी मौजूद हैं, तो उनको हटा दिया गया। अब उसके बाद ये गैर मुसद्दका इतलात जो है सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि डीपीओ रहीम यार खान रिजवान उमर गोंदल को भी तब्दील करने के लिए एमपीए मुमताज अली चांग ने बाकायदा सदर पाकिस्तान से आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। मैं हैरान हूं कि देखिए, सदर पाकिस्तान से जाके मुलाकात की और वहां पर भी ये बात की, इलाका की तरक्की के लिए नहीं, इलाका के लिए कुछ मांगने के लिए नहीं, अपने हलका की बेहतरी के लिए नहीं। वहां सड़कें नहीं है, वहां सेवरेज नहीं है, वहां पीने का पानी नहीं है, वहां पानी के वसाइल कम हैं, वहां पर तरक्याती मंसूबों की जरूरत है, कोई जिक्र नहीं है। जिक्र क्या है कि जी यहां से इस डीपीओ को तब्दील कर दें। चलें जी, आप डीपीओ को तब्दील करा लें। उसके बाद क्या होना है? अब दूसरी जानिब हम चलते हैं। हम मुमताज अली चांग को ही सारा टारगेट नहीं बनाते, ना बना रहे हैं, ना हमें जरूरत है बनाने की, ना पुलिस को ना उनको। हम तो सिर्फ एक हकायक बता रहे हैं। अब दूसरी जानिब चले जाएं तो कल शाम को मैंने देखा सोशल मीडिया पर पुलिस की जानिब से कुछ सहाफियों ने, कुछ और लोगों ने बनी बनाई पोस्टें जो है वो शेयर की, और वो सारी की सारी एमपीए मुमताज अली चांग के खिलाफ थी। और उसमें यह तासुर दिया जा रहा था कि ये जो डीपीओ को तब्दील कराने के लिए आसिफ अली जरदारी के पास गए हैं या 2 एसएचओज को तब्दील कराया है, उसकी वजह यह है कि मुमताज अली चांग को बड़ी तकलीफ है कि कच्चे के जो बासर और बड़े डाकू तो उनको पुलिस फोर्स ने, पंजाब पुलिस ने हिकमत अमली के तहत पिछले दिनों में जो है कईयों को उड़ा दिया, जिसमें मशहूर डाकू शाहिद लुंड जो यूट्यूबर था वो भी शामिल था। और उससे पहले इंदर गैंग का मुकाबला भी खात्मा हुआ, तकरीबन उसका खात्मा हो गया, कुछ लोग उसके बच्चे हैं। वो खतरनाक डाकू उस्मान चांडिया के हवाले से पुलिस की प्लानिंग थी, सबको पता है। तो वो हुए, हलाक हुए। तो उसके बाद ये उन पोस्टों में तासुर दिया जा रहा था कि चूंकि इन डाकुओं से इन एमपीए साहब के राब्ते थे, इनको तकलीफ है, इसलिए ये डीपीओ रिजवान उमर गोंदल को तब्दील कराना चाहते हैं। भाई दूसरा आएगा वो भी तो डीपीओ होगा ना, वो मेरा आपका या एमपीए साहब का भाई तो नहीं होगा, वो भी पुलिस फोर्स से होगा, उसने भी आगे यही काम करना है, क्रिमिनल के खिलाफ ही चलना है। तो दूसरी बात मैं ये कहूं कि क्यों नहीं आला हुकाम इस चीज पर जो है एक डिसीजन ले लेते कि अगर वाकई मुमताज अली चांग असेंबली फ्लोर, असेंबली एक मोजिस ऐवान है, हमारा मुंतखब करदा एक ऐवान है, हम मुंतखब करके इनको अपना नुमाइंदा बनाकर असेंबली में भेजते हैं। अगर ये लोग वहां पर खड़े होकर सच बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं उन लोगों को सजा दी जाती जिनके खिलाफ ये सच बोला जा रहा है? और अगर वो एमपीए या एमएनए असेंबली के उस फ्लोर पर खड़े होकर गलत बयानी कर रहा है, तोहमत लगा रहा है और अपने मफाद की खातिर कोई बात कर रहा है, अवामी मफाद की खातिर नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं उसकी रुकनियत खत्म होती और क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई होती? क्यों हमारा कानून पूरी तरह से हरकत में नहीं आता? मेरी गुजारिश है आला हुकाम से, वजीर आजम पाकिस्तान से, वफाकी वजीर दाखिला से, उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट से भी, वजीर आला पंजाब से भी, आईजी पंजाब से भी, कि आप इस सिलसिले में एक इंतहाई खुफिया जो है वो कमेटी बनाएं, आला सतही कमेटी बनाएं, वो तमाम पहलुओं का जायजा ले और देखे कि क्या वाकई मुमताज अली चांग एमपीए जो है वो ठीक कह रहे हैं या फिर पुलिस ठीक कह रही है। इन दोनों में से एक तो गलत होगा, या एमपीए साहब गलत बात कर रहे हैं या पुलिस गलत बात कर रही है, या एमपीए साहब सही कह रहे हैं या पुलिस सही कह रही है। जो भी गलत कह रहा है, जो गलत कह रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, जो सही कह रहा है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी गुजारिश है। और उसके अलावा ये भी बार बार हम अर्ज कर चुके हैं और अब भी गुजारिश करते हैं कि वफाकी वजीर दाखिला साहब, आप मेहरबानी करें, कच्चा में मौसर ऑपरेशन शुरू कराएं। ये सिर्फ पैकटें लगा देना और जो आया उसको पकड़ लिया या किया, या कई रोज जो है वो भटकते रहे बेचारे वो अफसरान अपनी जान हथेली पर रखकर एक आम से मतलब असले के साथ वो बेचारे, अब सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियों में उनको मुश्किलात होंगी, गर्मियों में भी उनको मुश्किलात होती हैं। पता नहीं हमारे जवान किस तरह से उन इलाकों में रह रहे हैं। हम तो सिर्फ बातें कर लेते हैं, जो वहां रह रहा है, जो शहीद हो चुके हैं, जो उनकी फैमिलियां हैं, उनके दर्द को कौन समझेगा।
महकमा तो उनके साथ खड़ा है, आवाम को भी चाहिए कि वो उनके दर्द को समझें, हमें भी चाहिए कि हम उनके दर्द को और तकलीफ को समझें, अरकान पार्लियामेंट को भी चाहिए कि वो उनको दर्द को और तकलीफ को समझें और उसका अजाला भी करें। तो आर्मी का ऑपरेशन, आर्मी का मुश्तरका ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन जरूर जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए और कच्चे को इन डाकुओं से पाक किया जाए मुकम्मल तौर पर। अब पिछले दिनों राजनपुर से ये एक खुफिया रिपोर्ट निकली थी जो हमने आपको व्लॉग के जरिए शेयर भी की थी। बताया था कि इन डाकुओं ने शाहिद लुंड की कुलखानी पर बैठकर ये प्लानिंग की थी कि हिंदू कम्युनिटी के लोगों को हमने अगवा करना है और उसके बदले हमने उमर लुंड को मांगना है। अब अभी हमारा व्लॉग हुआ था, हमसे पहले ज़ाहिर बात है वो रिपोर्ट शेयर हो गई मुतलका इदारों को, तो वो काम हो भी गया और हिंदू कम्युनिटी का एक बंदा रहीमाबाद के इलाके से उठा भी लिया गया। तब देखें, डाकू जो अपनी प्लानिंग करते हैं उस पर फौरी वो अमल दरामद भी कर लेते हैं। हम प्लानिंग करते हैं, हम सोचते रहते हैं, चलते रहते हैं, और जब तक हमारी प्लानिंग वहां तक पहुंचती है तब तक वो काम करके चले जाते हैं। इन क्रिमिनल्स का, इन खतरनाक डाकुओं का, इन गंदे जहनियत रखने वाले दहशतगर्दों का खात्मा इंतहाई जरूरी है। हम सब जिला रहीम यार खान की पूरी अवाम, पाकिस्तान की पूरी अवाम इन डाकुओं के खिलाफ, इन दहशतगर्दों के खिलाफ पुरअज़म है और अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।